हेलो एवरीवन। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हाउ टू कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस, ये टाइटल मैंने मेंशन किया हुआ है। तो बेसिकली आज हम कुछ इसी से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मली हम वेक्टर स्पेस की डेफिनेशंस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, सब स्पेसेस को प्रूव करने पे फोकस कर लेते हैं, लेकिन कुछ कंप्यूटेशंस भी हमें करनी चाहिए। स्पेशली अगर हम अपने करिकुलम की बात करें, अंडर ग्रेजुएट या मास्टर्स के कोर्सेज की बात करें, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका सिग्निफिकेंस नहीं है। आप उसको अगर नहीं करते हैं तो आपका काम चल जाएगा। बट जैसे ही आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चाहे आप IIT जैम ले लें, चाहे आप नेट JRF लें, या किसी भी यूनिवर्सिटी के मास्टर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर रिसर्च के लिए एंट्रेंस एग्जाम हो, जहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हो, तो वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट पास आउट स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इवन जॉब ओरिएंटेड की हम बात करें, TGT PGT, वहाँ पर भी इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे अक्सर पूछ ले जाते हैं और बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन कई बार हम इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं बिकॉज हमें उतनी अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि इनको टैकल कैसे करना है। तो बेसिकली आज हमारा यही एक मोटिव है कि हम वेक्टर स्पेस की डायमेंशंस को कैलकुलेट करना सीखें, और जब भी हमें कोई क्वेश्चन इस तरह से रिलेटेड मिले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आइदर इन नेट JRF और IIT जैम और मे बी गेट, और किसी भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, तो उसको हम वहाँ पर टैकल कर सकें। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं एक इजीएस्ट एग्जाम्पल से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, और कोशिश रहेगी कि जैसे कि आप लोग जो अभी तक 9th-10th लेवल से कुछ चीज़ों को सीखते आए हैं, उससे हम यहाँ पर इसको डिस्कस करना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कंसिडरेशन लिया है, एक वेक्टर स्पेस आप लोगों ने स्टडी किया होगा, VHR2 टू डायमेंशनल स्पेस आप इसको बोलते हैं, ओवर द फील्ड रियल नंबर्स। अब ये इसको ज्योमेट्रिकली अगर हम बनाने की कोशिश करें, देन आई थिंक काफ़ी ईजिली आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो आपने R2 की बात की थी, ये आपके पास कोऑर्डिनेट प्लेन हो जाता है, X एक्सिस एंड Y एक्सिस दो आपने कार्टेशियन एक्सिस ले ली, और उसको आप R2 स्पेस भी कहते हैं। बेसिकली यही आपका R2 स्पेस होता है, कुछ अलग नहीं है। इसमें रियल नंबर्स के ऊपर ही हम इसको डिफाइन कर रहे हैं अभी, जब तक ये रियल के ऊपर डिफाइन हो रहा है, देन सिंपल आप कार्टेशियन प्लेन को कंसिडर कर सकते हैं एज ए R2 स्पेस। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इसमें जो आपने स्पेस लिया है, इसके एलिमेंट्स किस टाइप से आप लिखते हैं। सो हमारे B के जो एलिमेंट्स होंगे वो किस टाइप से आप नोट डाउन कर रहे होंगे। दिस इज बेसिकली द ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म एंड वेयर A, B आर टेकन फ्रॉम द रियल नंबर्स। तो ये आपने यहाँ पर एलिमेंट्स को डिस्क्राइब कर लिया। अब A, B सपोज दिस वन इज एनी पॉइंट। अब इसको आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। एक तरह से जो हमारी डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं, हम यही यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको आप डिफाइन कैसे कर पा रहे हैं। आप जो आपके यहाँ पर एलिमेंट्स आपने लिया है, ठीक है, उस एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए आपको कितने आर्बिट्ररी पैरामीटर्स की ज़रूरत है। बेसिकली जो एलिमेंट आपने कंसीडर किया है A, B, उसको डिफाइन करने के लिए आपको कितने आर्बिट्ररी पैरामीटर्स की ज़रूरत है। जस्ट लाइक जैसे हमने यहाँ पर एक पॉइंट ये कंसीडर किया था, तो इसको अगर आपने A, B कोऑर्डिनेट का नाम दे दिया, तो ये आपको कैसे डिफाइन किया गया है। आपने एक तो इस एक्सिस पर मूव करा लिया, तो एक कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पर मिल गया। दूसरा आपने Y एक्सिस पे मूव करा लिया, तो दूसरा कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पर मिल गया। तो इस तरह से आप A, B को डिफाइन कर देते हैं। मीन्स आपको इस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए टू वैल्यूज की जरूरत पड़ रही है, टू वैल्यूज की आपको जरूरत पड़ रही है। तो A, B अभी हमारे पास आर्बिट्रेरी है, तो हम कोई भी पॉइंट यहाँ पर कंसीडर करते हैं इस स्पेस के अंदर, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जो आपकी डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस है, उसको आप डिफाइन करते हैं बाय द नंबर ऑफ द आर्बिट्ररी पैरामीटर्स विच बेसिकली डिफाइंस द एलिमेंट ऑफ योर वेक्टर स्पेस कंप्लीटली। तो आपका जो वेक्टर स्पेस है, उसके हर एक एलिमेंट को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए जितने पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है, वो नंबर आपका बेसिकली क्या कहलाता है, डायमेंशन। और वही आपका नंबर ऑफ बेसिस भी वहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं कि हाउ मैनी एलिमेंट्स इन द बेसिस। तो मैं यहाँ पर बेसिस को भी इंक्लूड नहीं करा रहा हूँ, मैं सीधे आपको सिर्फ यहाँ पर डायमेंशन को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको इस V = R2/R को डिफाइन करने के लिए कितने पैरामीटर्स की जरूरत पड़ रही है, वन इज A, अदर इज V। सो इसकी डायमेंशन आप इस बेस पे क्या कह पाते हैं, डायमेंशन ऑफ VH2, ये आपके पास है ओवर द रियल नंबर्स। तो ये आपको बहुत ध्यान रखने की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास जो फील्ड है वो आपको क्या डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले आप फील्ड पर फोकस करेंगे। अगर फील्ड आपकी स्पेसिफाइड नहीं है, आपको ये जो आपने यहाँ पर एलिमेंट्स की बात की है, A, B की बात की है, ये आपको स्पेसिफाइड नहीं है, तो आप आर्बिट्रेरली
फिर इसको सेम फील्ड के अंदर ही कॉल करिए। मीन्स जो आपको फील्ड दिया गया नहीं दिया गया, अगर हिडन है तो उसको जैसे हम यहाँ पर लिख दें केवल R2। अब R2 का कोई सेंस नहीं है, कोई तो हमें वहाँ पर फील्ड डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास R2 नॉर्मली हम स्पेस की बात करते आए हैं, तो हम उसको रियल आर्बिट्रेरली कंसीडर कर लेंगे, ठीक। इसी एग्जाम्पल को हम अदर वे भी देखना चाहते हैं, इसी एग्जाम्पल को अदर वे देखते हैं। सपोज हमारे पास V है एक वेक्टर स्पेस जो है नॉट R2 बट दिस इज बेसिकली C2। C2 को हम इस तरह से भी कह सकते हैं C क्रॉस C, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब देखो इसको मैं रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकता, जस्ट लाइक अभी रिप्रेजेंटेशन मैंने R2 का कर दिया, लेकिन इसका नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए भी आप R2 की तरह ही एक ऑर्डर्ड पेयर आपको लिखना है, ठीक है, क्योंकि C एक आपको इस C के अंदर एलिमेंट कंपोनेंट मिलेगा, एक इसके अंदर मिलेगा, आपको एक एलिमेंट डिफाइन कर दिया जाएगा। तो इसका एलिमेंट मैंने मान लिया सपोज Z1, Z2। अब ये Z1 Z2 होंगे कहाँ से? तो ये आपके पास अब डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले तो आपने वेक्टर स्पेस लिखा, तो इस वजह से तो आपको डायरेक्टली पता है कि Z1 Z2 आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक। अब हमें इसकी भी डायमेंशंस को यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। अगर हमारे पास सपोज इस B का जो फील्ड है, अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही दे दिया गया है, B का जो फील्ड है अगर वो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया है, तब तो आपको इसके लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है। Z1 एक आपका कंपोनेंट है, Z2 अनदर कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट्स आपको मिल गए, 2 आर्बिटरी कंपोनेंट आपके यहाँ पर पैरामीटर्स हो गए, इनको आपको लिखना है इन टर्म्स ऑफ द C, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में लिखना है। तब तो देन आपके पास यहाँ पर जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ दिस B ओवर द C इज बेसिकली 2। बट हो सकता है कि आपको ये C पर नहीं, आपको डिफाइन किया जाता है ओवर R। आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं हम तो भाई इसको R फील्ड के ऊपर डिफाइन करेंगे, देन आप डायमेंशन कैसे लिखेंगे? तब आपके पास अब ये देखिए Z1 Z2 क्या होगा। आपका जो Z1 है ये बेसिकली A प्लस आयोटा V समथिंग कुछ होगा, क्योंकि रियल के टर्म्स में आपको इसको एक्सप्रेस करना है। दूसरा आपका Z2 है, ये समथिंग C प्लस आयोटा D टाइप समथिंग मैंने कुछ कॉल कर लिया है, इस तरह से आपका एक्सप्रेस होगा। और ABCD ऑल आर रियल नंबर्स। तो यहाँ पर अब आपको इस Z1 Z2 को एक्सप्रेस करने के लिए कितने आर्बिट्ररी पैरामीटर्स की जरूरत पड़ रही है वो आप काउंटिंग करेंगे। 1 is A, V, C एंड D। तो इस केस में आपके पास डायमेंशन ऑफ V ओवर द R इज 4 बिकॉज वी नीड 4 आर्बिट्ररी पैरामीटर्स टू डिफाइन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द वेक्टर स्पेस B। तो इस तरह से आप यहाँ पर डायमेंशंस की काउंटिंग कर सकते हैं। बड़ा इजी टास्क है और बहुत ही ईजिली हम किसी भी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन को डिफाइन कर सकते हैं। जब आपने वेक्टर स्पेस की बात कर ली, आप सब स्पेस की भी डायमेंशन डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि सब स्पेस में सम कंडीशंस ही आपके पास दिया होगा। एज वेल एज हमने डेफिनेशंस में भी अक्सर उसको डिस्कस किया है कि सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इटसेल्फ फॉर्म ए वेक्टर स्पेस। तो सबसे पहले सब स्पेस तो बाद में बात करेंगे, सबसे पहले तो हम उसको वेक्टर स्पेस ही कंसीडर करते हैं। और जैसे ही हमने वेक्टर स्पेस बोला है तो सेम प्रोसेस हमारे पास सब स्पेसेस पर भी एप्लीकेबल होता है, जो यहाँ पर हम लर्न कर रहे हैं। इसी तरीके से मैं कुछ एग्जाम्पल्स अब आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ये सबसे पहले बेसिक एग्जाम्पल मैंने दिया था, जिससे कि हम ये समझ सकें कि हम डायमेंशंस को डिफाइन कैसे करते हैं। तो पहला मेरा मेन मोटिव जो R2 कंसीडर करने का था वो यही था कि जिससे हम ईजिली एलेबोरेशन करा सकें और आप 10+2 लेवल, जैसे आप कह सकते हैं कार्टेशियन प्लेन्स आप 6th-7th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं, तो हम जो उनको अच्छे से सीखे हुए हैं उनको 2 डायमेंशनल स्पेस की भी हमने बात की है। देन आप लोगों ने 3D पढ़ी होगी तो वहाँ 3 डायमेंशनल स्पेस कह दिया, तो वो चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से वहाँ समझ आ गई, क्योंकि आप उसमें 2 कैसे आ गया वो आपको दिखा दिया। तो मेन आपका रोल आ गया था सारे का सारा फील्ड का। अब फील्ड जैसे जैसे आप चेंज करेंगे वैसे वैसे आपकी डायमेंशंस आपकी उसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे। तो कुछ हम फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जब भी हम काउंटिंग की बात करते हैं, इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस यहाँ पर हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक अभी मेरे माइंड में सडन एक पॉइंट क्लिक हो रहा है, तो मैं उसको यहाँ पर ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा। हम वेक्टर स्पेस के जो एलिमेंट्स का नंबर है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम वेक्टर स्पेस की डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो डायमेंशन इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर स्पेस। मीन्स जो आपकी कार्डिनलिटी ऑफ द वेक्टर स्पेस है वो डायमेंशंस नहीं होती है, उसको आप डायमेंशंस कंसीडर ना करें, वो अलग होगा। जैसे हमने R2 का केस लिया, R2 में हमारे पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं।
लेकिन डायमेंशन उसकी फाइनाइट हो रही है। तो ये डायमेंशन समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द कार्डिनलिटी ऑफ द वेक्टर स्पेस। तो उसको आप मिक्सअप ना करें, क्योंकि कई बार हो सकता है हमारे दिमाग में आ जाए कि डायमेंशन तो वही हो सकता है जैसे हमने कार्डिनलिटी डिफाइन की, क्या उसी तरीके का कुछ है। तो जो लोगों को ये चीज़ें अगर नहीं समझ आएंगी उनके लिए स्पेशली मैंने बोला, जो अच्छे से इनको जानते हैं देन नो प्रॉब्लम, आप अपना डायमेंशन पे फोकस कर सकते हैं। अब हम यहाँ से अपने बेसिक कुछ एग्जांपल्स लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज वी हैव वन एग्जांपल, V is the vector space of say 2x2 matrices. Aij is a 2x2 matrix and Aij is basically complex entry. Aij is basically complex entry. तो सबसे पहले ये B को हम अगर थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में देखने की कोशिश करें, then our matrix can be written as something say Z1, Z2, Z3, Z4 such that the Z1, Z2, Z3 and Z4 belongs to C. अब हमसे इसकी डायमेंशन पूछी जाती है। मैं यहाँ पर ही B के साथ में फील्ड इंट्रोड्यूस करता चल रहा हूँ। डायमेंशन ओवर द C, आपका जो फील्ड है दिस इज द C, देन व्हाट इज द डायमेंशन। अब इस वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए आपको कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत पड़ रही है। वन इज Z1, अदर इज Z2, नेक्स्ट वन इज Z3, नेक्स्ट वन इज Z4। तो आपको टोटल 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की नीड है टू डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ दिस वेक्टर स्पेस। तो आपकी यहाँ पर डायमेंशन कितनी हो गई, 4। इसी तरीके से सपोज अब आपसे ये बोला जाए नहीं, आपको चाहिए है डायमेंशन ऑफ दिस वेक्टर स्पेस ओवर द R, मीन्स आप ये Z1, Z2 को कॉम्प्लेक्स के टर्म्स में नहीं ले सकते, आपको यहाँ पर इसको कंसीडर करना है इन टर्म्स ऑफ द रियल नंबर्स। तो आप इसको क्या कर लेंगे, ये आपके जो Z1, Z2 हैं इनको आप डिस्क्राइब कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ द रियल एंट्रीज, A1 प्लस A आयोटा टाइम्स ऑफ A2, B1 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ B2, C1 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ C2, D1 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ D2। ये जो रिप्रेजेंटेशन मैं ले रहा हूँ आप अपने हिसाब से भी ये रिप्रेजेंटेशंस ले सकते हैं। AI, BI's आर रियल नंबर्स। तो इस केस में अब आपको ओवर द रियल नंबर, ये जो वेक्टर स्पेस है इसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए कितने आर्बिट्ररी एलिमेंट्स की ज़रूरत है, आर्बिट्ररी पैरामीटर्स की ज़रूरत है। सो A1 1 पैरामीटर, A2 इज अदर सेकेंड, B1, B2, C1, C2, D1, D2। सो टोटल आपके पास कितने हो रहे हैं, टोटल इज 8। सो दिस डायमेंशन इज बेसिकली 8। तो यहाँ पर जितने पैरामीटर्स आपको आपके वेक्टर स्पेस को कंप्लीटली डिफाइन करते हैं, दिस नंबर ऑफ पैरामीटर्स इज बेसिकली नोन एज द डायमेंशन। इसको मैं बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि कई जगह पे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इवन IIT जैम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, लेकिन कभी कभी कम मिलते हैं। नेट JRF में आपको डेफिनेटली क्वेश्चन इससे रिलेटेड अक्सर अल्टरनेटली आप देखेंगे तो मिलता रहेगा, ठीक है। डायरेक्टली इस फॉर्म से नहीं होगा, हम एक क्वेश्चन भी अभी कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, नेट JRF का ही क्वेश्चन, ओके। तो आप वहाँ पर भी उसको नोटिस करेंगे एंड देन आपको गेट के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस को खूब देखेंगे और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के जो आपके MSc एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनके अंदर भी देखेंगे, PhD एग्जाम्स के अंदर भी देखेंगे। तो बेसिकली मेरा मेन मोटिव यहाँ पर कहने का सिर्फ इतना ही है कि आप इन चीज़ों को लाइटली कंसीडर ना करें, इनको सीरियसली लें और जो आपका कंटेंट है उसको बड़े अच्छे ढंग से, क्योंकि जो हमारा एल्जेब्रा एनालिसिस या जो आपके पास प्योर मैथमेटिक्स का सेगमेंट है, चाहे वो मॉडर्न से आप ले लें चाहे लीनियर एल्जेब्रा ले लें, उनको एक एक पॉइंट वाइज आपको समझने की ज़रूरत है। सो इसीलिए मैं इस पर फोकस करने की कोशिश कर रहा था। सो नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स अगेन फर्दर देखते हैं। ओके, वी हैव some another example, maybe the functions, sorry not functions, polynomials। हमारे पास another example ऐसे में भी consider some polynomial v over the some field में भी से consider r। आप r पे ही ले लीजिए से, अदरवाइज आपको फील्ड डिफाइन किया जाएगा, नहीं दिया जाता है, देन आप आर्बिट्रेरली अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे, ठीक है। हम कोई r वहाँ पर फिर रियल नंबर्स की बात नहीं करेंगे, कुछ भी आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर
plus and so on an x raised to the power n such that ai's are real numbers। ठीक, तो अब यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को डिफाइन करने के लिए आपको कितने आर्बिट्ररी पैरामीटर्स की जरूरत पड़ रही है? ए नॉट आप एक यहाँ पर देंगे, आपको एक कॉफिशिएंट मिल गया, कांस्टेंट कॉफिशिएंट हो गया। A1 आप डिफाइन करेंगे, आपको x का कॉफिशिएंट मिल गया। तो जितने भी आप यहाँ पर पैरामीटर्स डिफाइन कर रहे हैं, दीज पैरामीटर्स बेसिकली डिफाइंस द डायमेंशन। सो आप यहाँ पर बड़े आसानी से इसकी डायमेंशन डायरेक्टली लिख सकते हैं। डायमेंशन ऑफ दिस वेक्टर स्पेस ओवर द R इज n+1 because we have n+1 arbitrary parameters in this polynomial। डिग्री n का पॉलिनोमियल है तो आपको जो कॉफिशिएंट्स होंगे वो n+1 मिल रहे होंगे। सपोज अब इसी पे हम कुछ एक कंडीशंस डाल देते हैं। सपोज इसी पे हमने कुछ कंडीशंस डाल दी। हमारे पास यही है वेक्टर स्पेस, थर्ड वन हम ले लेते हैं, v ओवर द R सच दैट a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन an x रेज़ टू द पावर n। ठीक है, अभी आई जो आपके R से हैं विद द कंडीशन से P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू से P3 इज 0। मतलब हमने यहाँ पर ये एक कंडीशन इंक्लूड कर दी। तो अब इस कंडीशन को इंक्लूड करने से भाई क्या होगा, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है। ठीक है, सो अभी हम n के लिए तो इसको दिखाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। अगर आप चाहें तो कुछ एक स्मॉल जो पॉलिनोमियल है, मे बी 3 और 4 और डिग्री का पॉलिनोमियल लेके आप इसको बड़े इजीली कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ। जैसे आप P1 डिफाइन करेंगे तो P1 डिफाइन करने से आपको क्या मिलेगा, a0 प्लस a1 प्लस a2 एंड सो ऑन, आपको मिल जाएगा an, और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 0। इसी तरह से आप P2 डिफाइन करेंगे तो आपको समथिंग a0 प्लस 2a1 प्लस 2 2 जा 4a2 प्लस एंड सो ऑन 2 रेज़ टू द पावर n an इक्वल्स टू 0 मिलेगा। तो इस तरह से आप एक और कंडीशन आ जाएगी, इसमें भी कुछ आपको समथिंग ऐसे ही इक्वेशंस मिल जाएंगी, 3 रेज़ टू द पावर n an इक्वल्स टू 0। तो अब क्या होगा, ये आपके पास होमोजीनियस इक्वेशंस फॉर्म हो गई हैं। आपकी n+1 आर्बिटरी पैरामीटर्स हैं, n+1 आर्बिटरी वैल्यूज हैं, और इसमें आपको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए इसके इनफाइनाइट सोल्यूशंस आपको फाइंड करने हैं। तो आप कितने ऐसे आर्बिट्ररी पैरामीटर्स मीन्स जो a0, a1, a2 हैं उनको कैसे एडजस्ट करें जिससे कि आपको कुछ नॉन जीरो वैल्यूज भी मिलती रहे। अगर सारी की सारी वैल्यू जीरो हो गई तब तो फिर आपके पास इसके अंदर कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास जब भी आपने इस तरह के क्वेश्चंस किए होंगे, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में भी आप देख सकते हो इनको, कि यहाँ पर अगर आपके पास से m इक्वेशंस हैं और n अननोन्स हैं आपके पास। अगर आपके पास इफ़ यू हैव n इक्वेशंस एंड मैं बार बार गलत लिख दे रहा हूँ, इफ़ यू हैव m इक्वेशंस एंड n अननोन्स, तो आपके पास मैक्सिमम कितने अननोन्स आप यहाँ पर इवेल्युएट कर सकते हो। आपके पास जितने इक्वेशंस दिए हैं मैक्सिमम आप उतने ही अननोन्स यहाँ पर इवेल्युएट कर सकते हो, उससे ज़्यादा तो आप इवेल्युएट कर नहीं सकते। ठीक है, तो जस्ट लाइक अगर आपने 2 इक्वेशंस ली थी तो 2 इक्वेशंस से आप 2 अननोन्स को इवेल्युएट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल m वैल्यूज इवेल्युएट की जा सकती हैं। जो आप होमोजीनियस की बात कर रहे हैं तो होमोजीनियस में वो 0 हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास सिचुएशन आती है वो बेसिकली जितनी इक्वेशंस फॉर्म हो जाती हैं उतने हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो फिक्स हो जाते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि वो 0 हो जाते हैं, वो उतने ही पैरामीटर्स हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर फिक्स हो जाएंगे। हम टोटल यहाँ पर 3 इक्वेशंस हैं, टोटल 3 पैरामीटर्स को फिक्स कर सकते हैं। तो हमारे पास आर्बिट्ररी पैरामीटर्स कितने बचते हैं वो हम यहाँ पर देख पाएंगे। दीज आर द n-m। ठीक है, तो हमारे ये मैंने इसके अकॉर्डिंग लिखा है, हेंस हम अपनी डायमेंशन डिफाइन कर सकते हैं। डायमेंशन ऑफ v ओवर r, दिस इज n+1। ठीक है, n+1 अननोन्स थे, उनमें से हमें m इक्वेशंस दी हुई थी, मीन्स हमारे पास कितनी थी, 3। तो ये कितना आ गया, n-2। तो आप इस तरह से ये नंबर्स काउंट कर सकते हैं। ओके, इसी तरीके से अब मैं कुछ होमवर्क के लिए आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ। फिर मैंने जस्ट अभी जैसे बोला कि नेट जेआरएफ का एक क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। सो मैं अभी एक एग्जांपल आपको एज एक्सरसाइज होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। v इज
वेक्टर स्पेस ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स Aij सच दैट Aij टेकन फ्रॉम R। अब ये इसके बाद आपको दो केसेस लेने हैं। फर्स्ट वन इज Aij मीन्स मैट्रिक्स Aij सिमेट्रिक। आप n क्रॉस n की मैट्रिक्स सिमेट्रिक बना सकते हो, उसको देख सकते हो कि आपको कितने आर्बिट्री अननोन्स की ज़रूरत है। एंड सेकेंड वन इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग कितने अननोन्स की ज़रूरत होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कितने अननोन्स की ज़रूरत है, वो आप यहाँ पर काउंट करेंगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर रिप्लाई करिए जो लोग इसको कंप्लीट कर पाते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन जो मैंने अभी बोला है कि जस्ट हम नेट जेआरएफ का क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं, उसको यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर ही हमारे पास एक क्वेश्चन है, लेट W1 विच इज U, V, W, X इज इन R4, okay, with some conditions, same way W2 is also defined. Then we choose which among the following is true। आपको यहाँ पर जो बेसिकली डायमेंशंस W1 W2 की सेपरेटली देखनी है, देन फिर एक करेक्ट आंसर्स की यहाँ पर चॉइस करनी है कि आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ पर सेपरेटली W1 W2 को सेपरेट यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देन फर्दर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा क्या रिस्पॉन्स यहाँ पर होना चाहिए। So first of all consider W1। W1 की जो कंडीशंस हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट कंडीशन इज U प्लस B प्लस W इक्वल्स टू 0, मे बी कॉल्ड एज इक्वेशन 1। 2V प्लस X इक्वल्स टू 0, कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। 2U प्लस 2W माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम 2, अगर हम 2 से देखने की कोशिश करें देन वी कैन राइट v इक्वल्स टू और 2v इक्वल्स टू माइनस एक्स या v इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई 2, जैसे भी आपको सुटेबल लगे आप इसको कर लीजिए। ठीक है, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1 के अंदर, सब्स्टिट्यूट इन 1, v की प्लेस पे माइनस एक्स बाई 2 रख दीजिए। u माइनस एक्स बाई 2 प्लस w इक्वल्स टू 0, और you take the LCM 2u plus 2w minus x equals to 0। This is the equation same as the equation number 3। तो आपके पास यहाँ पर ये एक redundant equation आ गई है। आपके पास अब केवल फाइनली कितनी equations बची हैं? We have only 2 equations। One is 2v plus x equals to 0 and other is 2u plus 2w plus 2w minus x equals to 0। These are the basically linearly independent equations। तो अब अगर या तो आप यहाँ से भी, अब वो जो हमने पीछे अभी रिजल्ट बोला था कि इफ़ यू हैव n वेरिएबल्स एंड m इक्वेशंस देन द डायमेंशन इज n माइनस m। तो आपकी ये यहाँ पर n माइनस m इस नंबर से आप निकाल सकते हो। तो n हमारे पास कितना था 4 और ये नंबर कितना आ गया 2, सो दिस इज द 2, यानी डायमेंशन ऑफ W1 इज 2। इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशन ऑफ W1 2 हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमको W1 डिस्क्राइब करने के लिए, कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए एट लीस्ट 2 आर्बिट्रेरी जो हमारे यहाँ पर कंपोनेंट्स हैं उनमें 2 कंपोनेंट्स की नीड होगी। हमारे पास 2 कंपोनेंट फिक्स हो जाएंगे विद दीज कंडीशंस, बट 2 को हमें यहाँ पर आर्बिट्रेरली डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, सो वहाँ पर जो मैंने कंडीशन लिखी थी वहाँ पर भी आप उसको नोटिस करिए, प्रोवाइडेड द इक्वेशंस आर एल आई। मीन्स इक्वेशंस एल आई का सेंस हम अगर देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं उससे रैंक सर्च कर लीजिए। तो बेसिकली आपको वो रैंक यहाँ पर जितनी भी मिलेगी वो सब्ट्रैक्ट करनी है। ठीक है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना होगा। इसमें अगर हम वेरिएबल्स को अपने हिसाब से देखना चाहें कि कौन कौन से वेरिएबल्स हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसमें हमने b को डिफाइन कर लिया। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ x, जो हमारे पास प्रीवियस वाला था यहाँ पर हमने b को इन टर्म्स ऑफ x डिफाइन कर लिया था, तो हमारा x एज इट इज आ जाएगा, b हमारा डिपेंड हो गया ऑन x। ठीक है, तो एक तो x हमारा इंडिपेंडेंट हो गया, अब x हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑलरेडी है। नेक्स्ट इस इक्वेशन से आप किसी एक वेरिएबल को डिफाइन कर लीजिए, मे बी हम w डिफाइन कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ x माइनस 2u अपॉन 2। तो यहाँ पर x आपके पास पहले से डिफाइंड था, आप u को और डिफाइन कर दीजिए तो आपको w भी
इस पे मिल जाएगा डिपेंडिंग ऑन द u। तो आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, यू कैन कंसीडर u कॉमा एक्स आर आर्बिट्रेरी। ये मेरी चॉइस है, आप अपने हिसाब से कोई दूसरे वेरिएबल्स ले सकते हैं, बट टोटल आपको 2 ही मिलेंगे। ठीक, हम इसको अगले भी देखेंगे, अभी उससे काफ़ी आपको मदद मिलेगी। अब हम कंसीडर करते हैं W2। W2 लेके चलते हैं भाई। W2 की कंडीशंस क्या क्या हैं? u प्लस बी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू एक्स। ठीक है, पहले लिखिए लीजिए u प्लस बी प्लस u प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स, नॉट बी, u प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स इक्वल टू 0, u प्लस डब्ल्यू माइनस 2x इक्वल टू 0, और प्लस देख लेते हैं क्या है भाई, हाँ ठीक है, एंड b माइनस एक्स इक्वल टू 0 एंड b माइनस एक्स इक्वल टू 0। सेम वे जैसे हमने पीछे किया था, तो यहाँ पर भी b को इंडिपेंडेंट ऑन x कर देते हैं, ये भी हमारे पास एक वेरिएबल मिल गया। ठीक है, ओके। अब फ्रॉम दिस टू इक्वेशंस आपको यहाँ पर जरा इसको नोटिस कीजिए, u प्लस डब्ल्यू एच माइनस एक्स एंड u प्लस डब्ल्यू एच बेसिकली 2x। अब ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पास ऐसे u और v को क्या आप चूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको एक बार माइनस एक्स के बराबर मिल जाए u प्लस v, और एक बार u प्लस डब्ल्यू आपको 2x के इक्वल मिल जाए। भाई ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। u और w के बारे में हमें तो कुछ पता नहीं है, अभी आर्बिट्रेरी है हमारे पास। ठीक है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि ये जो हमारे राइट साइड में वेक्टर्स हैं, राइट साइड में जो कंपोनेंट है, जो वैल्यूज हैं, दिस शुड बी 0, मीन्स दिस इज हैपन्स इफ एंड ओनली इफ x इज 0। अब x 0 हो गया तो b आपके पास यहाँ पर फिक्स हो गया, 0 हो गया, मीन्स x खत्म, v खत्म। अब आपके पास एक इक्वेशन बच गई u प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0। यहाँ से किसी एक को आप डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अदर में भी, मैं w को डिफाइन कर लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ u। तो हमारे पास केवल एक ही आर्बिट्ररी वेरिएबल है, हम उसको डिफाइन करेंगे और उसके बेस पर अपना पूरा जो स्पेस है W2 उसको डिफाइन कर पा रहे हैं। तो केवल सिंगल वेरिएबल मिला आपको आर्बिट्ररी, इट मीन्स डायमेंशन ऑफ W2 आपको यहाँ पर मिल गई विच इज 1। आप सेम वे यहाँ पर देख भी सकते हो, क्योंकि पहले तो हमें ये दो इक्वेशंस कंसिस्टेंट ही नहीं दी गई थी, तो उसको तो सॉल्व करना ही पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, बाकी आप मैट्रिक्स का भी यूज करना चाहें तो वहाँ पर आप रैंक को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके थ्रू भी इसको देख सकते हैं। सो आपकी डायमेंशन यहाँ पर, अब हम थोड़ा आंसर्स को भी देख लें एक बार, क्योंकि ये W1 W2 तो निकाल लिए। डायमेंशन ऑफ W1 इज 1, नो, हम ऑलरेडी 2 सॉल्व कर चुके हैं। W2 इज 2, नो, ऑलरेडी W1 सॉल्व कर चुके हैं, सॉरी W2 की डायमेंशन 1 सॉल्व कर चुके हैं। अब बचते हैं दिस 2 ऑप्शन, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 एंड W1 प्लस W2। W1 इंटरसेक्शन W2 एंड W1 प्लस W2 डिफाइन कर लेते हैं। नाउ W1 इंटरसेक्शन W2, जैसा अभी हम ऊपर एक्सप्रेस करते हुए आ रहे हैं, आपको जो W1 के कंपोनेंट्स मिलेंगे वो आपके पास होंगे u कॉमा, आपने फ्री वेरिएबल्स क्या क्या रखे, u कॉमा एक्स, तो u आपके पास फ्री है। ठीक है, दूसरा आपने W को ऑब्टेन कर लिया था इन टर्म्स ऑफ, ये आपका फिक्स है, तो यहाँ पर मैं W तो लिखता हूँ, बट सॉरी b आपके पास तो पहले ही 0 हो चुका था, क्या था, नहीं b सॉरी x के टर्म्स में मिला, ओके सॉरी, v आपको डायरेक्टली x के टर्म्स में मिल गया, x रख दिया। W आपका यहाँ पर फिक्स हो चुका था विच इज द फंक्शन ऑफ, आप उसको ऐसे लिखिए बेहतर रहेगा, v डिपेंडिंग ऑन x, इसी तरीके से w इज डिपेंडिंग ऑन u एंड x और x। तो इससे क्या होगा कि आपको ये समझ आ जाएगा कि कौन कौन से कंपोनेंट हमारे यहाँ पर फ्री हैं। u v आपको 0 मिल गया था, ठीक है, x आपको 0 मिल गया, w आपको मिल गया फंक्शन ऑफ u, w मिल गया आपको फंक्शन ऑफ u ओनली। अब ये देखना है कि आपके पास इंडिपेंडेंट कौन सा वेरिएबल बचा है जो आपका डायरेक्टली डिफाइंड हो सकता हो। दिस वन इज ओनली u, बाकी तो सारे फिक्स है भाई, बाकी तो सारे के सारे फिक्स हो रहे हैं, u इंडिपेंडेंट इज ओनली u। सो इंटरसेक्शन में u वाला जो आपके जो कहना चाहिए टपल्स हैं जिसपे u डिफाइन हो रहा है वो सारे आपके कलेक्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ से आप डायमेंशन भी डिफाइन कर सकते हैं, W1 इंटरसेक्शन W2 इज W1 इंटरसेक्शन W2 इज 1, दिस इज द करेक्ट आंसर।
तो इस तरह से आप यहाँ देख पा रहे हैं कि डायमेंशंस पर रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। मैंने जो डिस्कशन किया है वो एक बेसिक डिस्कशन है, बट उसके थ्रू ही हम आगे बढ़ पा रहे हैं। जैसे वहाँ पर मैंने कंडीशंस डाली थी, वैसे ही हमारे पास देखिए यहाँ पर कंडीशंस आ रही हैं। हम फर्दर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और हमें इस तरह से काफ़ी क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व करने को मिल जाएंगे। नेट जेआरएफ में ये क्वेश्चन आई थिंक ओके सेक्शन बी का है। सेक्शन बी मीन्स आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है। सो कितना सिंपली आप इसको इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। अब 3 मार्क्स, अगर किसी को थोड़ा सा भी आइडिया, अगर मिस्टेक्स होती है तो आपके 3 मार्क्स ले जाते हैं। और नेट जेआरएफ के अंदर एक एक पॉइंट कितना इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक जो लोग एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और अगर किसी भी रीजन से उनका 0.5 या 0.75 से अगर रह गया है, वो लोग इस चीज़ की वैल्यू जानते हैं कि कितना उनको हर्ट होता है कि बस एक क्वेश्चन अगर और हो गया होता तो हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाता। सो नो प्रॉब्लम, आप इनको अगर सीरियस वे में लेंगे देन डेफिनेटली आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो इसी तरह के क्वेश्चंस भी हम कंटिन्यू सॉल्व करते रहेंगे और हमारी जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू चलती रहेगी। तो इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते रहेंगे।